Good morning, friends. We are going to discuss the fourth topic of the second chapter. सेकेंड चैप्टर का फोर्थ टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ओके, नाउ इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द चीफ डोम्स. चीफ्स, इफ आई एम सेइंग इन नॉर्थ इंडिया, अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में 6th सेंचुरी BC से ही महाजनपदा का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है. अगर हम लोग बात करते हैं कि नॉर्थ इंडिया में अगर महाजनपदा एग्जिस्ट कर रहा था, तो साउथ इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप का था? तो इन साउथ इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ द चीफ डोम्स वाज एग्जिस्टिंग. साउथ इंडिया में चीफ डोम का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा था. वहां पर चीफ्स हुआ करते थे इंस्टेड ऑफ किंग. नॉर्थ इंडिया में किंग्स थे, तो साउथ इंडिया में चीफ्स थे. साउथ इंडिया के किस पार्ट में चीफ थे? स्पेशली इन द तमिलक्कम एरिया. तमिलक्कम एरिया, ओके, तमिलक्कम एरिया. तमिलक्कम एरिया किसको बोलते हैं? जिसमें आज की डेट में तमिलनाडु है, जिसमें आंध्र प्रदेश है, जिसमें केरला है. ओके, इन तीनों को मिलाकर जो एरिया बनता है दैट इज कॉल्ड एज तमिलक्कम एरिया. इन तमिलक्कम एरिया द कॉन्सेप्ट ऑफ द चीफ वाज एग्जिस्टिंग. द कॉन्सेप्ट ऑफ द महाजनपदा एंड द किंग वाज एग्जिस्टिंग इन नॉर्थ इंडिया. द कॉन्सेप्ट ऑफ द चीफ दैट वाज एग्जिस्टिंग इन साउथ इंडिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट, how we just came to know about the chiefs? We just came to know about the chiefs from the Sangam literature. Sangam literature means Tamil literature. संगम लिटरेचर को तमिल लिटरेचर क्यों बोलते हैं? ठीक है, या तमिल लिटरेचर को संगम लिटरेचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जैसे कि बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ करती थी, वैसे तमिल काउंसिल हुआ करती थी साउथ इंडिया में. और उस तमिल काउंसिल में जो तमिल राइटर्स हुआ करते थे वो अपनी बुक को रिप्रेजेंट किया करते थे. ठीक है ना, अपनी राइटिंग्स को रिप्रेजेंट किया करते थे. तो इस तरीके से हम लोगों ने ये माना हुआ है कि जो भी बुक्स लिखी जा रही थी तमिल में, तमिल लैंग्वेज में उस समय, उनको उन तमिल काउंसिल में रिप्रेजेंट किया जा रहा था. तो हम लोग उसको काउंसिल की बुक बोल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर तमिल बुक बोल सकते हैं. अगर काउंसिल की बुक बोलेंगे तो हम लोग संगम लिटरेचर बोलेंगे. संगम में मीटिंग, ठीक है ना, तमिल राइटर्स की मीटिंग हुआ करती थी, ठीक है ना. तो इसलिए हम उसको संगम लिटरेचर भी बोल सकते हैं या हम उसको तमिल लिटरेचर बोल सकते हैं. तो तमिल लिटरेचर से हमें चीफ डोम्स के बारे में पता चलता है, चीफ्स के बारे में या उनके फीचर्स के बारे में पता चलता है. अब कौन कौन सी डायनेस्टीज थी जो चीफ डोम्स को फॉलो कर रही थी? कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, कौन कौन से स्टेट्स थे जो चीफ डोम्स को फॉलो कर रहे थे? दे वर द चोलास, चेरास एंड पांड्यास. ओके, बिसाइड दैट द सातवाहन्स दे वर आल्सो फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द चीफ्स. इन्होंने भी चीफ्स का ही कॉन्सेप्ट फॉलो किया हुआ है. क्लियर है? नाउ व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन, लॉन्ग डिस्टेंस स्टेट के बारे में बाद में पढ़ेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द किंग्स एंड द चीफ्स? किंग्स और चीफ्स से, किंगडम जहां पर होता था नॉर्थ इंडिया, जो महाजनपदा होता था उसमें, और चीफ डोम्स में क्या डिफरेंस था? क्लियर है? तो पहले किंगडम नॉर्थ इंडिया में थे, चीफ डोम्स स्पेशली साउथ इंडिया में. कुछ नॉर्थ इंडियन महाजनपदा के नेम्स आप जानते ही हैं, मगध, कोसल, अवंती, गांधार, कुरु, ये सब महाजनपदा थे. साउथ इंडिया में कौन कौन से थे, कौन कौन से चीफ डोम्स थे? जैसे चोलास, चेरास, पांड्यास, सातवाहनास, ये चीफ डोम्स हुआ करते थे. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट वाज द वर्क ऑफ द किंग इन महाजनपदा? महाजनपदा में जो किंग का वर्क था वो क्या था? मीन्स होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्पायर वाज गिवन टू द किंग. लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, मीन्स सोशल वेलफेयर को मेंटेन करना, मीन्स पीपल्स कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना. ओके, इन्वेडर्स को प्रोटेक्ट, इन्वेडर्स से कंट्री को, स्टेट को प्रोटेक्ट करना, ये सारा कुछ वर्क किंग किया करते थे. बट व्हाट अबाउट द चीफ्स? चीफ्स ये सारा कुछ वर्क नहीं करते थे. दे वर फॉलोइंग सम स्पेसिफिक वर्क ओनली, दे वर कंसंट्रेटिंग ऑन द सम वर्क्स ओनली. वो कुछ ही वर्क किया करते थे. व्हाट वाज दैट? दे वर लीडिंग ड्यूरिंग द वॉरफेयर. लड़ाई में वो अपनी मिलिट्री को लीड किया करते थे. सेकेंड, रिचुअल्स में वो रिचुअल्स को स्टार्ट कराते थे, उसको लीड किया करते थे. नेक्स्ट, अगर दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स हैं तो उनको वो रिजॉल्व कराने का काम करते थे. अदरवाइज सोशल वेलफेयर, अदर थिंग्स दैट वाज नॉट इन द हैंड्स ऑफ, दैट वाज नॉट कंसंट्रेटेड बाय द चीफ्स. चीफ्स बाकी जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, बाकी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वॉरफेयर, रिचुअल और डिस्प्यूट के अलावा, उनमें किसी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या बहुत कम पार्टिसिपेट करते थे. किंग
स्टेट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करते थे, ठीक है ना। स्टेट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करते थे, लेकिन चीफ्स केवल वॉरफेयर, रिचुअल्स और डिस्प्यूट में ही पार्टिसिपेट किया करते थे। नाउ द नेक्स्ट, किंग्स दे वर कलेक्टिंग द टैक्सेस। किंग्स क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट किया करते थे। while the chiefs they were collecting the tributes। जो चीफ्स हुआ करते थे वो ट्रिब्यूट्स कलेक्ट किया करते थे, टैक्स कलेक्ट नहीं किया करते थे। ट्रिब्यूट मतलब होता है कि यहाँ पर गिफ्ट, ठीक है ना, जिसके पास जो है वो गिफ्ट करेगा इनको, ठीक है ना, और इस तरीके से वो गिफ्ट कलेक्ट किया करते थे। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट, द किंग्स दे वर हैविंग द रेगुलर मिलिट्री। किंग के पास रेगुलर मिलिट्री हुआ करती थी। क्लियर है? वो मिलिट्री रखते थे, उनको पेमेंट देते थे, सोल्जर्स को अपॉइंट करते थे, उनको पेमेंट देते थे। लेकिन किंग चीफ्स के पास कोई मिलिट्री नहीं हुआ करती थी। उनके पास क्या हुआ करती थी? मिलिशिया। मिलिशिया मीन्स अनट्रेन्ड सोल्जर्स। मिलिशिया मीन्स अनट्रेन्ड सोल्जर्स। मीन्स होता नहीं है कि सारे लोग पीजेंट्स हैं, सारे लोग खेती कर रहे हैं, बस लड़ाई का टाइम आया, जिसके पास जो अवेलेबल है वही लेकर चला गया लड़ने के लिए, ठीक है ना। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई टूल नहीं उनके पास, कोई आर्म्स नहीं, जो उनके पास अवेलेबल है वही लेकर चले गए लड़ने के लिए। दैट टाइप ऑफ मिलिट्री इज कॉल्ड एज मिलिशिया। तो पहली चीज, किंग नॉर्थ इंडिया में थे, चीफ साउथ इंडिया में थे। किंग का एक वर्क था, केवल एक मीन्स किंग का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हुआ करता था मेंटेन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन जो चीफ्स थे वो वॉरफेयर, रिचुअल्स एंड डिस्प्यूट में पार्टिसिपेट किया करते थे। ओके, इन तीनों चीजों को केवल कंसंट्रेट किया करते थे। बाकी मीन्स किंग के लिए, किंग लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ सोशल वेलफेयर, मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट, कलेक्शन ऑफ द टैक्स, बहुत सारी चीजें किया करते थे, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट, द किंग्स दे वर कलेक्टिंग द टैक्सेस। किंग टैक्स कलेक्ट किया करते थे, लेकिन चीफ्स क्या कलेक्ट करते थे? ट्रिब्यूट्स कलेक्ट किया करते थे, मीन्स गिफ्ट कलेक्ट किया करते थे अपने लोगों से। ओके, नाउ द नेक्स्ट, किंग दे वर हैविंग द प्रॉपर मिलिट्री। किंग के पास, महाजनपदा के पास प्रॉपर मिलिट्री हुआ करती थी, लेकिन चीफ्स के पास मिलिशिया हुआ करती थी। कोई भी रेगुलर मिलिट्री इन लोगों के पास नहीं होती थी। ओके, नाउ नेक्स्ट, द किंग्स दे वर कंट्रोलिंग द एम्पायर। किंग्स अपने एम्पायर को कंट्रोल करते थे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से वो अपने एम्पायर को कलेक्ट किया करते थे, मीन्स अपने एम्पायर को कंट्रोल किया करते थे। लेकिन चीफ्स के पास कोई भी रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता था, सो दैट दे वर यूजिंग देयर रिलेटिव्स। वो अपने रिलेटिव्स की हेल्प से अपने एरिया को कंट्रोल किया करते थे, ठीक है ना। नाउ इफ आई एम सेइंग द किंग्स दे वर हैविंग द रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन। रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन है तो रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन को वो टैक्सेस की हेल्प से सैलरी पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चीफ्स ने ना ही इन्होंने कलेक्ट किया हुआ ट्रिब्यूट्स, तो वो अब क्या करेंगे? अपने रिलेटिव्स को क्या देंगे? ट्रिब्यूट ही दे देंगे, ठीक है ना। बाय द वे, किसी ने होता नहीं है, 2 जोड़ी बैल दे दिए हैं, गाय दे दी हुई है, तो किसी को एक गाय दे दी, किसी को एक गाय दे दी। इस तरीके से जो सामान मिला हुआ है, सामान ही अपने रिलेटिव्स को देकर वो काम चला लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने टैक्स तो कलेक्ट ही नहीं किया हुआ, पैसा तो कलेक्ट ही नहीं किया हुआ है। दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन द चीफ्स एंड द किंग्स। चीफ्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, चीफ्स के बाद, चीफ्स दे वर एग्जिस्टिंग इन तमिलकम एरिया। तमिलकम एरिया मीन्स तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। एंड वी जस्ट केम टू नो अबाउट द चीफ्स फ्रॉम द तमिल लिटरेचर। हमको संगम लिटरेचर या तमिल लिटरेचर से चीफ्स के बारे में पता चलता है। चीफ्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, चोलास, चेरास, पांड्यास एंड सातवाहनास। ओके, सातवाहनास ने साउथ इंडिया में नहीं, उन्होंने वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में रूल किया हुआ है। सेंट्रल इंडिया में रूल किया हुआ है। ओके, क्लियर? सेंट्रल इंडिया में रूल किया हुआ है सातवाहनास ने। तो साउथ इंडिया में नहीं थे, फिर भी ये चीफ डोम्स को ही फॉलो करते थे। देन व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द चीफ्स एंड द किंग्स? जो किंग्स थे और चीफ्स थे उनमें क्या डिफरेंस था? नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडियन एम्पायर में क्या डिफरेंसेस थे? तो नॉर्थ इंडिया में जो किंग था वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था। साउथ इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का वर्क चीफ्स नहीं करते थे। व्हाट दे वर डूइंग? दे वर जस्ट involved in the, they were just leading during the warfare, they were leading in rituals, they were trying to settle the disputes को settle किया करते थे। Okay, the kings they were having the proper taxation system, while the chiefs they were not having the proper taxation system, they were just collecting the tributes only। वो केवल tributes को collect किया करते थे। Now the kings they were having the proper military, while the chiefs they were not having the proper military, they were using the militia, untrained soldiers during the warfare में वो अनट्रेन्ड सोल्जर्स को, जो अपने पीजेंट्स थे, उन्हीं को बोलते थे चलो लड़ने चलना है, और वो एज अ सोल्जर्स लड़ाई किया करते थे। किंग्स दे वर कलेक्टिंग द टैक्सेस एंड
to collect the taxes, to maintain the administration, they were having the proper administration. उनके पास proper administration हुआ करता था. While the chiefs, they were not having the proper administration. That's why they were using their relatives टू कंट्रोल हिज एम्पायर. जो अपने एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए अपने रिलेटिव्स का यूज किया करते थे. और यहाँ पर जो किंग है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को सैलरी पे करेंगे. क्यों? क्योंकि उन्हें टैक्स, उनके पास पैसा है. लेकिन यहाँ पर चीफ्स के पास पैसा नहीं है. वो क्या कलेक्ट कर रहा है? ट्रिब्यूट कलेक्ट कर रहा है. इसलिए रिलेटिव्स को क्या पे करेगा? रिलेटिव्स अगर उसके लिए वर्क कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो पेमेंट देना पड़ेगा. तो पे क्या करेगा? वो ट्रिब्यूट्स ही पे कर देगा. दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द चीफ्स एंड द This was the difference between the chiefs and the king. Okay. Now the next topic is the divine king. Divine king is to assert his authority. अपनी अथॉरिटी को असर्ट करने के लिए, अपनी अथॉरिटी को मीन्स लोगों का सपोर्ट लेने के लिए और अपनी अथॉरिटी को स्टेब्लिश करने के पर्पज से किंग्स ने कौन कौन से तरीके यूज किए हुए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. हम उसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, ways to gain the social status. Social status and social support कैसे किंग मीन्स प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे या उनको कैसे मिल रहा था, उसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुशाना रूलर्स की. कुशाना they were ruling in नॉर्थ वेस्ट इंडिया. कुशाना रूलर्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रूल कर रहे थे. एंड फ्रॉम वेयर they just came from सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशियन ट्राइब थी जो इंडिया में आके रूल कर रही थी. किस एरिया में? नॉर्थ वेस्ट में. किस टाइम पीरियड में आए? वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में आए और उन्होंने रूल किया हुआ है फर्स्ट सेंचुरी सी तक. ओके, मीन्स करीब 200 साल के आसपास तक इन्होंने रूल किया हुआ है. और इस डायनेस्टी का, कुशाना डायनेस्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था, हिज नेम वाज कनिष्क. कनिष्क सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था और उसका टाइम पीरियड है 78 सी के आसपास वो रूल कर रहा था. ओके, नाउ ही वाज हैविंग द टू कैपेसिटीज. कनिष्क की दो कैपेसिटीज हुआ करती थी. फर्स्ट वाज मथुरा एंड सेकंड वाज पेशावर. ओके, पेशावर पाकिस्तान में है. तो ये कनिष्क की दो कैपेसिटी हुआ करती थी. कनिष्क का जो टाइम पीरियड है वो 78 सी के आसपास है. ओके, और कनिष्क ने लोगों का सपोर्ट गेन करने के लिए क्या किया हुआ है? उसने दो तरीके ऑप्ट किए हुए हैं. पहला, उसने अपनी स्टैचू लगवाई हुई है. और दूसरा, वो मूवी देखी ना आपने भल्लाल देव वाली. भल्लाल देव क्या कर रहा है? लोगों का सपोर्ट लेने के लिए एक गोल्डन स्टैचू लगा रहा है. एक बड़ी सी कोलोसियल गोल्डन स्टैचू लगवा रहा है. ठीक है ना? क्यों लगवा रहा है? जिससे कि लोगों का सपोर्ट उस पर बढ़े, लोगों का भरोसा उस पर बढ़े. ठीक है ना? तो वैसे ही इन्होंने भी स्टैचू लगवाई हुई है. और दूसरा, इन्होंने टाइटल ऑप्ट किया हुआ है. ठीक है ना? दो तरीके हैं जिनसे कुशाना किंग्स ने अपने आप को सोसाइटी के सामने रिप्रेजेंट किया या सोसाइटी से सपोर्ट लेने के लिए दो तरीके कुशाना किंग्स ने ऑप्ट किए हुए हैं. कौन कौन से दो तरीके? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे जस्ट क्रिएटेड द कोलोसियल स्टैचूज. उन्होंने बड़ी बड़ी स्टैचूज बनाई हुई हैं. वन स्टैचू वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम द मार्ट मथुरा. मार्ट एक प्लेस है, MAT, मार्ट एक प्लेस है मथुरा के पास. तो वहां से हमें कनिष्क की एक स्टैचू मिली हुई है. उसके साथ साथ हमें अफगानिस्तान से भी कनिष्क की स्टैचू मिली हुई है. तो इसकी मीनिंग है कि कनिष्क ने स्टैचू लगवाई हुई थी पूरे एम्पायर में, जिससे कि वो लोगों का सपोर्ट ग्रैब कर पाए, जिससे कि उसको लोगों का सपोर्ट मिल पाए. बिसाइड दैट ही जस्ट यूज द टाइटल देवपुत्रा. उसने देवपुत्र का टाइटल भी लिया हुआ. देवपुत्रा मीन्स सन ऑफ गॉड, देवों का पुत्र, सन ऑफ गॉड. ओके, व्हाई ही जस्ट ऑप्टेड दैट? क्योंकि उसी समय चाइना में जो किंग्स हुआ करते थे, दे वर यूजिंग द टाइटल दैट इज कॉल्ड एज सन ऑफ हेवन. तो चूंकि ये सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं, चाइना से भी थोड़ा बहुत अटैचमेंट रहा होगा, चाइनीज कल्चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी. तो इंडिया में जब उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया तो उन्होंने टाइटल ऑफ कर लिया देवपुत्रा, सन ऑफ गॉड. तो कुशाना किंग ने सोशल सपोर्ट ग्रैब करने के पर्पज से दो एक्टिविटीज परफॉर्म की. स्टैचू लगवा दी है. स्टैचू को कहाँ से मिली हुई है? मार्ट मथुरा से मिली हुई है. मार्ट एक प्लेस का नाम है मथुरा के पास. ओके, और अफगानिस्तान से हमको स्टैचू मिली हुई है. ओके, कनिष्क की. नाउ द नेक्स्ट, उन्होंने कनिष्क ने टाइटल ऑप्ट किया हुआ है देवपुत्रा का. देवपुत्रा का जो टाइटल है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड बाय द सन ऑफ हेवन से है. और सन ऑफ हेवन का टाइटल जो था वो चाइनीज रूलर्स यूज किया करते थे. ठीक है ना? तो इस तरीके से कनिष्क ने लोगों का सपोर्ट ग्रैब करने के लिए दो तरीके ऑप्ट किए. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, that time in 4th century CE, 3rd to 4th century CE, during the time period of Gupta Empire, the power of the Samantas that was enhanced. ठीक है ना? गुप्ता रूलर्स अपने सामंताज पर बेस्ड डाउन थे. सामंताज मतलब लॉर्ड्स.
लॉर्ड्स, समंताज मीन्स लॉर्ड्स, लॉर्ड्स पर बेस्ड ऑन थे, ठीक है ना। और अपनी पावर को शो करने के लिए, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए गुप्ता रूलर्स ने क्या किया हुआ है, दे जस्ट अरेंज द प्रशस्तीज, उन्होंने अपने नाम से प्रशस्तीज लिखवाई हुई हैं। प्रशस्तीज मतलब प्रशंसा लिखवाई हुई है, अपनी खुद की प्रशंसा खुद से लिखवाई, मीन्स लोगों से लिखवाई हुई है, ठीक है ना। लाइक समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त एक पावरफुल गुप्ता रूलर थे, ओके। और समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति लिखवाई हुई है, अपनी प्रशंसा किससे लिखवाई हुई है, प्रशस्ति मीन्स यूलॉजी, ठीक है ना, किससे लिखवाई हुई है, हरिसेन जो उनके कोर्ट पोएट थे, उनसे उसने लिखवाई हुई है प्रशस्ति। और किस लैंग्वेज में लिखवाई हुई है, संस्कृत लैंग्वेज में। समुद्रगुप्त ने अपने लिए प्रशस्ति लिखवाई हुई है हरिसेना से संस्कृत लैंग्वेज में। और इस प्रशस्ति को कहाँ पर इंस्क्राइब किया गया है, इस प्रशस्ति को इंस्क्राइब किया गया है प्रयाग पिलर इंस्क्रिप्शन, प्रयाग पिलर्स पर, प्रयाग पिलर दैट बिलोंग टू अशोका, प्रयाग पिलर अशोका से बिलोंग करता है, ओके। और उसी पिलर इंस्क्रिप्शन पर उसी पिलर पर समुद्रगुप्त ने अपनी यूलॉजी लिखवाई हुई है, ठीक है ना, अपनी यूलॉजी को इंस्क्राइब कराया हुआ है। एंड दैट्स वाई दैट इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू समुद्रगुप्त इज कॉल्ड एज प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति बिलोंग्स टू समुद्रगुप्त which was written by Harisena and in Sanskrit language, and this prasasti is inscribed on pillar inscription of प्रयाग पिलर ऑफ अशोका। अशोका ने जो प्रयाग में पिलर लगवाया हुआ था, उसी में अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हुए हैं, साइड में कुछ प्लेस लेकर उसी पर समुद्रगुप्त ने भी अपने इंस्क्रिप्शंस को लिखवाया हुआ है। एक गुप्ता एम्पायर के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ओके। गुप्ता एम्पायर, गुप्ता डायनेस्टी के लिए जो सबसे पावरफुल एम्परर रहा, ही वाज चंद्रगुप्त, ओके। जो सबसे पहला पावरफुल एम्परर रहा उसका नाम था चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त के बाद रूल किया हुआ उसके लड़के समुद्रगुप्त ने। दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर रहा समुद्रगुप्त। तीसरा इंपॉर्टेंट रूलर रहा चंद्रगुप्त सेकेंड, इनको हम लोग चंद्रगुप्त सेकंड बोलते हैं। इनको हम लोग चंद्रगुप्त सेकंड के साथ साथ सकार विक्रमादित्य भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने शकों को डिफीट किया हुआ था, इसलिए उन्होंने शक आरी मीन्स दुश्मन, शकों का दुश्मन का टाइटल उन्होंने लिया हुआ था, सकार का टाइटल लिया हुआ था चंद्रगुप्त सेकंड ने। और इसके साथ साथ इन्होंने विक्रमादित्य का भी टाइटल लिया हुआ था। तो इनको हम लोग चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या सकारी विक्रमादित्य भी बोलते हैं, ओके। नाउ चंद्रगुप्त के बाद फिर कुमारगुप्त ने रूल किया हुआ है, और कुमारगुप्त के बाद फिर स्कंदगुप्त ने रूल किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। इसके पहले भी रूलर्स थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट से भी पहले रूलर थे, और स्कंदगुप्त के बाद भी रूलर्स रहे हैं, ओके। समुद्रगुप्त को स्पेशली हम लोग बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। स्कंदगुप्त को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। और समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड था 355 टू 380 सी हुआ करता था, ये टाइम पीरियड था समुद्रगुप्त का, ओके। तो यहाँ पर गुप्ता एम्पायर में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है, फर्स्ट रूलर नहीं बोलेंगे, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो है, पावरफुल रूलर है, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट है। तो उसके बाद समुद्रगुप्त ने रूल किया हुआ है, इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने रूल किया हुआ है। चंद्रगुप्त सेकंड को ही हम लोग बोलते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसके बाद कुमारगुप्त ने रूल किया हुआ है, इसके बाद स्कंदगुप्त ने रूल किया हुआ है, ओके, क्लियर है। समुद्रगुप्त को टाइटल मिला हुआ है द नेपोलियन ऑफ इंडिया। This is something about the fourth topic of the second chapter. Thank you, and this much is sufficient for today. Tomorrow we will discuss the next topic. Thank you.